साल 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिल जाती है और जैसे ही आज़ादी मिलती है तो वहाँ पर एक स्थिति पैदा हो जाती है भुखमरी की। लाखों लोग ऐसे थे जिन्हें एक वक्त का खाना भी मैसर नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में खाने कमाने की बड़ी दिक्कतें बढ़ रही थीं। एक गांव लगता है चिटगांव। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक महिला ने एक सूदखोर से 500 टका लिए थे। 500 टका यानी कि 500 रुपए। बांग्लादेश की भाषा में वहाँ पर टका बोलते हैं और इंडिया में रुपए को रुपया बोलते हैं। जैसे ही उसने पैसे लिए, वो पैसे वापस देने की स्थिति में थी नहीं, तो उस सूदखोर ने उस महिला पर एक तरह से कब्जा जमा लिया। वो महिला कभी मेज बनाकर बेचती थी तो कभी कुर्सी बेचती थी। अब जैसा सूदखोर चाहता था वैसा उसे करना पड़ता था। गांव के ही एक व्यक्ति की उस महिला पर नज़र पड़ जाती है। उस महिला से उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान रहती हो, क्या बात है? तो उसने उस सूदखोर की कहानी उस व्यक्ति को बताई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम परेशान बिल्कुल मत हो, 500 टका मुझसे लो और उस सूदखोर का कर्ज उतार देना। और जैसे ही ये बात महिला ने सुनी, तो महिला ने कहा कि तुम्हें मैं क्या दूंगी? उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं, तब तुम मुझे वापस कर देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर उस महिला ने ठीक वैसा ही किया। उस व्यक्ति से पैसे लेकर सूदखोर को दे दिए और जब महिला के पास पैसे हो जाते हैं तब उस व्यक्ति की उधारी भी वो चुका देती है। दरअसल वो व्यक्ति आगे चलकर बहुत बड़ा नाम कमाता है और जब से बांग्लादेश में बवाल मचा है, जब से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफ़ा देकर भाग जाती हैं, तब से उस व्यक्ति का नाम बड़ी तेज़ी से सुर्खियों में आने लगता है। दरअसल वही व्यक्ति शेख हसीना के बाद देश पर राज करेगा। आज कहानी के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश में बवाल क्यों मचा हुआ है और कौन है वो व्यक्ति कि आखिरकार जिसको बांग्लादेश का राजपाट मिलने वाला है, जबकि शेख हसीना इसी व्यक्ति की हत्या कराने के लिए तैयार थीं और कहती थीं कि इसको पानी में डुबोकर मार डालो। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ एएस खान। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। दरअसल 56% और 44% आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में बवाल मच जाता है। दरअसल साल 1971 में जिन लोगों ने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया था, उन लोगों के हिस्से में 56% आरक्षण आता है और जो पूरी जनता है, आवाम है, उसके हिस्से में 44% आरक्षण आता है। और इसी बात को लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। धरना प्रदर्शन कुछ इस तरह से होने लगता है कि कई हफ्ते बीत जाते हैं और सरकार इस धरना प्रदर्शन का कोई रास्ता नहीं निकाल पाती है। इसी बीच में धरना प्रदर्शन इतना ज़्यादा चलता है कि गोलियां चलने लगती हैं, लाठियां चलने लगती हैं, जहां जिसको मौका मिलता था लूटपाट भी करने लग जाते हैं और देखते ही देखते छात्रों सहित 300 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं और हज़ारों लोग घायल हो जाते हैं। इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे ढाका विश्वविद्यालय के 3 छात्र। एक का नाम होता है नाहिर इस्लाम, दूसरे का नाम होता है आसिफ महमूद और तीसरे का नाम होता है अबू बकर मजूमदार। और इन तीनों की अगुवाई में धरना प्रदर्शन इस कदर बढ़ जाता है कि लोग उस तरफ जाने लगते हैं जहां पर देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का अपना खुद का आवास होता है। ऐसी स्थिति में जो जनरल होते हैं, चीफ होते हैं आर्मी के, वो शेख हसीना को 45 मिनट का समय देते हैं और कहते हैं कि आप 45 मिनट में यहाँ से देश छोड़कर जा सकती हैं। अगर चली गई समय पर तो ये जान बच जाएगी, अगर यहाँ से नहीं गई तो ये पब्लिक आपको मार डालेगी, क्योंकि पब्लिक ने फिर उनके घर पर भी कब्जा कर लिया था। अब यहाँ से इस स्थिति में शेख हसीना अपने हेलीकॉप्टर के साथ सीधा उड़ान भरती हैं और भारत से शरण मांगती हैं। और इंडिया का एक जगह है गाज़ियाबाद और गाज़ियाबाद में एक जगह है इंडियन एयरवेज, वहाँ उनका हेलीकॉप्टर उतरता है। यहाँ पर वो आश्रय लेने की कोशिश कर रही थीं। ऐसी स्थिति में सेना के हाथ में पूरी ताकत आ जाती है बांग्लादेश की। तो अब एक नाम बड़ी तेज़ी के साथ सामने आने लगता है और वो नाम था मोहम्मद यूनुस। आखिर मोहम्मद यूनुस कौन थे?
कहा जाता है कि ये वहाँ सरकार की पूरी ज़िम्मेदारी सँभालेंगे और ये वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन ये व्यक्ति है कौन? मोहम्मद यूनुस। आखिर इनका नाम अचानक से क्यों सामने आता है? दरअसल 28 जून 1940 को जब हमारा देश गुलाम था, तब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था। उस जगह पर एक गाँव लगता है चिटगाँव। दरअसल यहाँ पर एक व्यक्ति हाजी मोहम्मद सौदागर के घर में एक लड़के का जन्म होता है और उस लड़के का नाम होता है मोहम्मद यूनुस का। और ये लड़का शुरू से पढ़ने में होशियार था। उसने ढाका विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वो सीधा अमेरिका चला जाता है। तो अमेरिका जाता है तो वहाँ जाने के बाद वो पीएचडी कर लेता है और पीएचडी करने के बाद वहीं पर उसकी नौकरी लग जाती है। मोहम्मद यूनुस अमेरिका में नौकरी करने लगते हैं और जब बांग्लादेश को आज़ादी मिल जाती है तो ये अपने देश बांग्लादेश में वापस आ जाते हैं। तो यही वो मोहम्मद यूनुस थे जिन्होंने एक महिला को 500 टका दिए थे उस सूदखोर को वापस करने के लिए। वो महिला उस सूदखोर को 500 टका वापस कर देती है, तो अब वो आज़ाद हो जाती है और ढंग से काम भी करने लगती है और अब उसके पास पैसे भी बचने लगते हैं। और उसके पास जैसे ही पैसे इकट्ठे होते हैं तो वो मोहम्मद यूनुस के पास 500 टका वापस करने के लिए जाती है। तो मोहम्मद यूनुस इस बात पर बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुमने पैसे कैसे कमाए? उन्होंने कहा, जो सूदखोर था वो तो सारे पैसे ले जाया करता था, अब मेरे पास पैसे बच जाते हैं तो इसलिए मैं ये पैसे आपको वापस देने के लिए आई हूँ। तब मोहम्मद यूनुस के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना और महिलाओं की मदद की जाए। तब उन्होंने 42 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया और 42 महिलाओं को पैसे देने शुरू कर दिए और कहा कि इन पैसे से तुम अपना व्यापार शुरू करो और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तब मुझे दे देना। और फिर उन 42 महिलाओं ने अपना कारोबार शुरू किया और वक्त से पहले इनको पैसे दे दिए। फिर इनके दिमाग में एक आइडिया और आया, क्यों ना एक ऐसी बैंक बनाई जाए जिसका नाम इन्होंने माइक्रो क्रेडिट रखा और इसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, यानी कि पैसे बांटने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने 1942 में ग्रामीण बैंक की एक नींव रखी और 40 वर्ष में उन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पैसे बांटे और पैसों की जो संख्या थी वो 4.3 लाख करोड़ रुपए थी। और फिर धीरे धीरे बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है और लोगों को रोजगार मिलने लगता है। अब मोहम्मद यूनुस का जो नाम था वो धीरे धीरे करके पूरे बांग्लादेश में छाने लगता है, चमकने लगता है। माइक्रो क्रेडिट जो एक योजना इन्होंने शुरू की थी, वो माइक्रो क्रेडिट अब न केवल बांग्लादेश में थी बल्कि दुनिया के 100 मुल्कों ने इस योजना को अपनाया। और जब इनका नाम पूरी दुनिया में छा जाता है तब इन्हें साल 2006 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जाता है। मुज़व्विर रहमान जो होते हैं आज़ादी के विरोधा माने जाते हैं। बांग्लादेश में उनको राष्ट्रपति भी चुना गया था और उन्हें महात्मा गांधी की तरह राष्ट्रपिता का भी खिताब मिला था। दरअसल जो मोहम्मद यूनुस होते हैं वो इनकी बेइंतहा तारीफ़ किया करते हैं, इसलिए पब्लिक में इनका रुझान ज़्यादा था। और जो राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता की भूमिका में थे, इनकी बेटी का नाम शेख हसीना होता है। शेख हसीना के दिमाग में ऐसा लगने लगता है कि मोहम्मद यूनुस का नाम इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये इस देश पर राज करना शुरू कर दें। तो ऐसी स्थिति में आने के बाद शेख हसीना कहीं न कहीं उससे जलने लगती हैं। और इसी बीच में 18 फरवरी 2007 की ये बात है, शेख हसीना के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और वो जेल चली जाती हैं। अब सेना के हाथ में पूरी शक्ति आ जाती है। उन्होंने कहा, मोहम्मद यूनुस, हम आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर 2009 में इलेक्शन होता है और शेख हसीना जीत जाती हैं और शेख हसीना देश की प्रधानमंत्री बन जाती हैं। उन्हें लग रहा था कि मोहम्मद यूनुस उनके लिए, उनकी राजनीति के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। इसलिए 5 एजेंसियां उनके पीछे लगा दी जाती हैं और उनकी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया और फिर इनकी हत्या कराने का भी प्लान बना। और जब हत्या करने की स्थिति पैदा हो जाती है तो वो मोहम्मद यूनुस थे जिन्होंने
जिन्होंने संघर्ष बहुत ज़्यादा किया। और जब हत्या करने की स्थिति पैदा हो जाती है तो अमेरिकी दूतावास के अंदर ये मोहम्मद यूनुस जाते हैं और छुप जाते हैं और किसी तरीके से अपनी जान बचाते हैं। और साल 2022 में पद्मा नदी पर ब्रिज बन जाता है। तब इन्होंने एक बयान दिया था कि ये जो मोहम्मद यूनुस हैं, इस व्यक्ति को इस पुल से लटका दिया जाए और इस तेज धारा के साथ इसको बहा दिया जाए, क्योंकि इसने हमारे देश की छवि खराब की है, इसलिए इसकी हत्या कर दी जाए। ये शेख हसीना का बयान था। इस तरीके से जिस व्यक्ति ने करोड़ों लोगों को उनकी गरीबी से ऊपर उठाया, जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार जैसे खिताब से सम्मानित किया गया, उस व्यक्ति की शेख हसीना लगातार दुश्मन बनती चली गईं। और जब देश में आरक्षण का मुद्दा चल रहा था तो लोगों को एक नाम याद आता था, मोहम्मद यूनुस, कि मोहम्मद यूनुस आए और इस देश पर राज करें। लेकिन मोहम्मद यूनुस पेरिस में थे। 8 अगस्त 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास इनको इनविटेशन दिया जाता है कि आप एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करिए। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की दुश्मनी बरकरार है और शेख हसीना फ़िलहाल भारत में हैं। वो विदेश में कहीं आसरा ढूंढने की तलाश में हैं। यदि मोहम्मद यूनुस के हाथ में सत्ता आ ही गई है तो ऐसी स्थिति में ये भारत से डिमांड करेंगे, अपील करेंगे कि शेख हसीना को गिरफ्तार करके वापस दिया जाए। यदि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाता है तो उन्हें फांसी भी हो सकती है। और अगर भारत नहीं देता है तो भारत और बांग्लादेश के अंदर तनातनी की स्थिति पैदा हो सकती है। एक बयान और सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। बांग्लादेश में जब आग जैसी स्थिति हो जाती है, 300 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से एक बयान आता है कि बांग्लादेश का ये आंतरिक मामला है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तभी मोहम्मद यूनुस का भी एक बयान आता है कि अगर एक भाई के घर में आग लग रही है तो दूसरे भाई की जिम्मेदारी बनती है कि उस आग को बुझाने में मदद करें। लेकिन भारत ने जिस तरह का जवाब दिया है, शायद उस तरह का जवाब उन्हें देना नहीं चाहिए था। जिस तरह की बयानबाजी सामने निकल के आ रही है, तो भविष्य ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी की स्थिति रहती है, भारत और चीन के बीच में तनातनी की स्थिति रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में भी तनातनी की स्थिति पैदा हो जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो ये थी आज की कहानी। कल मिलूँगा आपसे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।